एमसीक्यू सीरीज 1 के आने के बाद इतनी हाई डिमांड हो गई एमसीक्यू सीरीज 2 की कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आपने इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज में 1 में कराए कि सर कुछ कह नहीं सकते। तो भाई आप लोगों की इसी डिमांड पे मैं लेके आया हूँ एमसीक्यू सीरीज 2 दोबारा से, ठीक है। इसके अंदर हम कवर करेंगे टोटल 100 एमसीक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई पेशेंस हुआ खत्म, देखते हैं क्वेश्चंस, लेते हैं मजे फुल ऑन टॉप। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई बिना टाइम को वेस्ट किए चलो करते हैं हमारे क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ऊपर वाले तो थोड़े से हल्के दिख रहे होंगे, कोई नहीं, इंक डाल लिया है, अब नीचे वाले बोर्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने के बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था। भाई सबको पता है, ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या। देखिए चलो देख लेते हैं। अहमदाबाद सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। हम सबको पता है महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उसके बाद जस्ट आने के बाद चंपारण सत्याग्रह किया उन्होंने 1917 के आसपास, ठीक है। इसमें क्या था कि नील की खेती होती थी, है ना। जो किसान थे उनपे जो अंग्रेज थे शासन करते थे, जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। इसको लेकर के महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। ओके क्लियर, चले अगले पे, चलो चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पूछ रहा है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसके अंदर पूरे स्वराज मीन्स पूरे भारत की मांग की गई थी कि ये पूरा भारत जो है हमारा है, ठीक है। तो कौन सा अधिवेशन में मांग की गई थी, क्या लाहौर के, गया के, पूना के, बंबई में। पहली बात, पूना कोई अधिवेशन नहीं था, पूना पैक्ट था, ठीक है, जिसे हम गांधी इरविन समझौता ना, वो दिल्ली पैक्ट था, राइट। तो इसका जो आंसर है वो है लाहौर, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब आपके लिए टास्क ये है, आपको बताना है कि भाई लाहौर अधिवेशन हुआ कब था। सन बतानी है आपको कमेंट में, ठीक है। इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो, चले आगे, चलो चलते हैं। सर्वप्रथम भारत माता का चित्रण किसने किया। जो भारत माता का चित्रण है किसने किया, क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, राजा रवि वर्मा थे, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है, हमें ये पता है सर, जो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, इन्होंने जन गण मन लिखा था, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रगान है वो लिखा था। अच्छा, हमें पता है सर बंकिम चंद्र जो थे, इन्होंने राष्ट्रगीत लिखी थी, राष्ट्रगीत, ठीक है, जो कि वंदे मातरम है, ठीक है। हमें पता है ये कौन है, हमें नहीं पता ये कौन है। तो हमारा जो ऑप्शन बचता है अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भारत माता की छवि का चित्रण किया था, ठीक है, क्लियर है, चले आगे चलते हैं। अब की बार एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, बट मैंने एमसीक्यू इसके लिखे नहीं है, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। आपको पता है, मुझे पता है, साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था कि भाई इस कमीशन के अंदर, इस ग्रुप के अंदर भारतीय एक भी शामिल नहीं था। मीन्स इसमें टोटल टोटल ब्रिटिश थे, ओके। और इसका गठन भी तो यही किया गया था कि सारी जगह काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा ना, अधिकारी के रूप में। तो भाई अंग्रेज के लोग हैं, अंग्रेज को रिपोर्ट करना है, तो ये कुछ भी गलत सलत कर सकते थे, इसका डर भारतीयों को था। और इसलिए इन्होंने एक भी भारतीयों को अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया, साइमन कमीशन में नहीं लिया, इसलिए इसका विरोध किया गया, ठीक है। क्यों किया गया कि भाई भारतीयों को भी तो शामिल करो, हमें भी तो अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिरमिटिया मजदूर किससे कहते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। गिरमिटिया मजदूर से कहते हैं जो औपनिवेशिक शासन काल में, औपनिवेशिक शासन काल में जो जबरदस्ती जबरन उनको बाहर विदेशों में ले जाया जाता था, है ना, कारखानों में बगानों में काम कराया जाता था, ठीक है। ये वही थे जिनसे जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेते, है ना, ऐसे जैसे कागजात बनवा लेते थे, ठीक है, जबरदस्ती, और उसी बेसिस पे उनको बाहर पकड़ के लेके जाए थे, है ना, मतलब मजबूर करके, ठीक है। और देन काम करवाते थे, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। बस सिंपल सा था, मजा आया, मजा आया, चले अगले पे, चलो चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चोरा चोरी कांड कब हुआ। मैं बताऊँ कब हुआ, कल ही हुआ था। कल कैसे सर, भाई आज 5 फरवरी है, 4 फरवरी को चोरा चोरी कांड हुआ था। बस फर्क है, तो फर्क सन में है। सन में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, सारे सन में 1922 है, 1922 है, 1922 है, 1922 है। तो आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, जाहिर सी बात है, जो कि 4 जनवरी नहीं भाई, 4 फरवरी, ठीक है। जनवरी में कहाँ टिक लगवा रहे हो तुम। 4 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था, ठीक है। इसका आंसर मिल गया तुम्हें। सत्याग्रह से क्या आशय है, क्या वो शुद्ध आत्मिक बल है?
क्या वो भौतिक बल है या मानसिक बल है या हथियारों का बल है? तो हमें पता है जो सत्याग्रह है ये गांधी जी का ही एक अच्छा खासा उदाहरण ले लेते हैं। वो सत्याग्रह अपना रखे थे, सत्याग्रह के मार्ग में चलते थे। मेन सत्य का रास्ता शुद्ध आत्मिक बल, ठीक है, शुद्ध आत्मिक बल। ना हिंसा का कोई काम ही नहीं है वहां पे, ठीक है, ओनली अहिंसा, ठीक है, समझ में आ गया? ओके। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? क्या वो सर चल के आया था? नहीं, वो सब चला के लेके आए थे। कब आया था? 1942, 1944, 1926, 1928, ठीक है। हमें पता है साइमन कमीशन 1928 में आया था। क्यों आया था? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया आपने, ठीक है। और आप लोगों को ये चीज बतानी है कि भाई साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, एग्जैक्ट बताओ कितने तारीख को आया था, कौन से महीने में आया था, ठीक है। ये आपका टास्क है, टास्क पूरा करना भाई। ओके। दिल्ली पैक्ट कब हुआ था? दिल्ली पैक्ट क्या 5 मार्च 1931 को हुआ था, या 5 मार्च 1942 को हुआ था, या 5 मार्च 1930 को हुआ था, या 5 जून 1935 को हुआ था? हमें पता है जो दिल्ली पैक्ट है वो क्यों हुआ था। क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, द्विपक्षीय कुछ ऐसा कुछ लेकर के, ठीक है। हमें पता है 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट होता है। और इसकी डिटेल हम अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे, इससे रिलेटेड है और भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। दिल्ली पैक्ट जैसे ही एक और क्वेश्चन है पूना पैक्ट, वो भी अगले क्वेश्चन में आ रहा होगा, उसको भी कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अभी तक हम देख रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बने रहना, और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए लाइक तो बनता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन का संबंध किस देश से है? ओके, जर्मनी से है, फ्रांस से है, न्यूजीलैंड से है, फ्रांस से है। चलो कोई नहीं, फ्रांस 2 बार आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इससे समझ जाओ कि आंसर क्या होने वाला है। हमारा आंसर होने वाला है फ्रांस। कि नेपोलियन का जो संबंध, वो नेपोलियन फ्रांस से संबंध रखता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? ओके, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? वो हुई थी सर हमारी 1832 में, 1832 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरीबाल्डी किससे संबंधित था? आखिर ये गैरीबाल्डी था कौन? इसके बारे में हम आने वाले क्वेश्चंस में कवर करने वाले हैं, तो यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन है भारत की संधि, पेरिस की संधि, वियना की संधि, या वारसाई की संधि। जाहिर सी बात है भारत की संधि, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो हो ही नहीं सकता। हमें पता है पेरिस की संधि से रिलेटेड नहीं है, हमें पता है वर्साई की संधि से भी रिलेटेड नहीं है। ये होगा वियना की संधि से रिलेटेड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण कब हुआ? इसका जो आंसर है वो आपको मैं टास्क के रूप में दे रहा हूँ। सो फटाफट से जाओ, कमेंट में जाओ, टाइप करके आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप, बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, सारे रुमाल लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, ये किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो भाई ये हमारे कहा है। हमें पता है कि जो मैटरनिक है ना, मैटरनिक, आई होप आपको दिख रहा होगा। इन्होंने कहा था कि जब फ्रांस को सर्दी होता है ना भाई, तो सारी यूरोप रुमाल लेके घूमती है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे पता है यार, तुम लोग सोच रहे होगे कि सर इतनी खुशी इन क्वेश्चंस को देख के हो रही है ना, मन में फील हो रहा है ना कि सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है, अच्छा हुआ हमने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो हम चलो अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए। कि वियना शांति सम्मेलन कब हुआ? वियना शांति सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन हमारे पास 1804 में, 1807 में, 1823 में, 1815 में। हमें पता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारा जो आंसर है वो 1815 में है कि वियना शांति सम्मेलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमैनुअल सेकंड को एकीकृत इटली का राजा किस वर्ष घोषित कर दिया गया था? मतलब किस वर्ष में इमैनुअल सेकंड को, द्वितीय को, इटली का राजा बना दिया गया था? सर इसका तो मुझे पता है, मुझे पता है। ये अपना जो सी है ना 1861, हाँ 1861, 1861 में जो इमैनुअल सेकंड को है वो एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। ये याद रखना, सिर्फ इटली नहीं है, ये एकीकृत इटली है, समझ में आ गया? यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई? ठीक है, जर्मेनिया, जाहिर सी बात है नाम में पता चल रहा है जर्मेनिया जर्मन की ही होगी, है ना, जो राष्ट्र रूपक बन गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है? हमारे पास ऑप्शन है शांति का, सत्याग्रह का, आजादी प्राप्त होने का, या एक नए युग का सूत्रपात का, ठीक है। तो उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है? हमें पता है, हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है कि एक नए युग का सूत्रपात, ये हमारा आंसर होगा। यही वो प्रतीक है, यही प्रतीक है किसका? उगते सूर्य के किरणों का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। फेमस ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? जो हम जानते हैं ब्रेटन वुड्स हैम्पशायर में, ठीक है, हैम्पशायर में। तो ये ब्रेटन वुड्स किस किस देश में है ना? शहर तो हैम्पशायर है, देश किस देश में है? हमें पता है, मैं बता दूं? नहीं, नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए टास्क है, ठीक है। तो फटाफट से जाओ, कमेंट में जाओ, इसको भी बता ही दो एक ही साथ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मुझे पता है, आपको पता है, हम कितनी फटाफट से अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते जा रहे हैं, ठीक है। चलने के साथ साथ हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आगे तो देखते जा रहे हैं, पीछे वाले बोलते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हमारे क्वेश्चन देखते हैं। 1871 में किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? ऑप्शन है हमारे पास, विलियम फर्स्ट, विलियम सेकंड, इमेनुअल फर्स्ट, इमेनुअल सेकंड। अरे सर, ये एक ही व्यक्ति के नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रख देते हैं, जैसे कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। भाई मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन कोई नहीं, अभी इस टॉपिक पर डिस्कस करने का टाइम बचा नहीं है, ठीक है। रैपिड रिवीजन हम एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें समझना है, डिटेल में समझना है तो मुझे बताना, वीडियोस पढ़िए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है, 1871 में किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वो था विलियम फर्स्ट। जैसे 1871 में, ध्यान रखना, यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। 1871 में विलियम फर्स्ट को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था? वो था जर्मनी, ठीक है। ऐसे, ठीक है, आ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेड़ा कहाँ स्थित है? हमें पता है, खेड़ा हमारे किधर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण कहाँ स्थित है? यह भी हमें पता है, चंपारण हमारे बिहार में स्थित है। ओके, क्लियर है? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने क्या लिख दिया भाई मैंने? अच्छा, जी नहीं लिखा हुआ यहाँ, जी। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर, ओके, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह का नेतृत्व किस वर्ष किया? मीन्स अहमदाबाद जो मिल मजदूर था ना सत्याग्रह, वो कब किया महात्मा गांधी ने? क्या हमारा 1914 है? अरे नहीं सर, ये तो साफ गलत ऑप्शन है, क्योंकि 1915 में तो महात्मा गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, तो 1914 तो हो ही नहीं सकता। क्या वो 1918 है? क्या 1919 है? या 1922 है? सर 1919 में तो हमें पता है आप, हमें पता है क्योंकि आपने बताया है। हमें ये पता है कि 1919 में तो रोलेट एक्ट पारित हुआ, रोलेट एक्ट। अरे यार, हमारे इतने अच्छे क्वेश्चन है कि लाइट वाले ने भी धोखा दे दिया। चलो कोई नहीं, हमें पता है हमारा 1919 में क्या हुआ था, रोलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। 1982 में, 82 नहीं, 22 में क्या हुआ था? सबको पता है तो फटाफट से कमेंट में बताओ ना। सारी चीजें मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। आपका काम है पढ़ना, ओके, और सारी चीजों को, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसको रिविजन करना, उसका सोल्यूशन निकालना, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे? गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किस मतलब क्या लिखा हुआ है भाई? सत्याग्रह नेतृत्व किस वर्ष किया? वर्ष पूछ रहा है ना, ईयर पूछ रहा है। वो है बी ऑप्शन, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था, इसका आंसर। और लास्ट वाला, हाँ, नहीं नहीं, नेक्स्ट आपको क्या आंसर देना था, मैं भूल गया, है ना? अबे यार, मैं खुद ही भूल गया बे। अच्छा हाँ, कोई नहीं। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काला कानून नाम से किसे जाना जाता है? मीन्स काला कानून किसका दूसरा नाम है? क्या वो चंपारण सत्याग्रह का दूसरा नाम है? क्या साइमन कमीशन का दूसरा नाम है? या रोलेट एक्ट का दूसरा नाम है? या कि कोई भी नहीं, कि कोई ऑप्शन में ही नहीं आंसर, ठीक है। तो काला कानून किस नाम से जाना जाता है भाई लोग? क्या मैं साइमन कमीशन कर दूं? अरे नहीं भाई, रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। हमें पता है क्यों जाना जाता है काला कानून के नाम से। पूरे डिटेल में हमने समझ रखी है, पढ़ रखा है ना। तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और हम कवर करेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी रेलगाड़ी 380 की स्पीड में बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे चलती है कि गांधी जी की नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी भाई लोग? सबको पता है? नहीं पता है? बता दूं? हाँ सर, बता दो। ए ऑप्शन, साबरमती। साबरमती से गांधी जी ने नमक यात्रा, जिसे हम डांडी यात्रा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, उसकी यात्रा प्रारंभ हुई थी। अच्छा, ये खत्म कहाँ हुई थी? खत्म हुई थी दांडी जा करके, नाम में ही आता है दांडी यात्रा। कहाँ है ये? गुजरात में है। साबरमती भी गुजरात में है, और दांडी भी गुजरात में है, ठीक है। दांडी एक तटीय समुद्र तटीय स्थान है, जहाँ नमक उबाल करके, ये जो नमक कर था इसको तोड़ा गया था। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? क्या वो गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था? क्या वो इरविन और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था? क्या वो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था? या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी के बीच में हुआ था? हमें पता है कि पूना पैक्ट जो है वो हुआ था किसके बीच में भाई?
वो हुआ था सर हमारे गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया बात है, तुम्हें पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाहौर अधिवेशन, देखो अभी हम पढ़ ही रहे थे ना पिछले स्लाइड में लाहौर अधिवेशन के बारे में, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन ही आ गया। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या लाला लाजपत राय ने की, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, या गांधी जी ने की, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी? हमें पता है लाहौर अधिवेशन का जो अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब तुम्हें बताना है कि लाहौर अधिवेशन हुआ कब था, या मैं बता दूं, चलो ठीक है, क्योंकि भाई मैं तुमसे इतनी सारी चीजें पूछ रहा हूँ यार, तुम आंसर भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे पता ही नहीं। चलो इसका मैं बता देता हूँ। इसका जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, ये ना, एक मिनट आना, ये हुआ था हमारा 1929, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। इसके अंतर्गत पता है हमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज कब लिखी गई? अच्छा, हिंद स्वराज कुछ याद आ रहा है किसने लिखी थी? हाँ सर, हमें तो पता है, आप ही ने तो बताया था उस वाली स्लाइड एमसीक्यू सीरीज 1 में कि जो हिंद स्वराज है ना वो गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। शायद मैंने तारीख भी बताई थी यार, सन भी बताया था, है ना। तो कोई नहीं, अभी फिर से बता देते हैं। जो सन है ना वो 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? सर ये तो वही बात आ गई कि अभी इनका क्वेश्चन आया था, वही सेम क्वेश्चन इनका भी आ गया। किनका हम बात कर रहे हैं जी? हम बात कर रहे हैं किनका? हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का, ठीक है जी, महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो इनका ही क्वेश्चन आ गया था। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात है। ओके, सो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, वो भी इंतजार हमारा कर ही रहे हैं। बच्चों, आई एम वेरी एक्साइटेड यार, क्योंकि मुझे पता है जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, अगर एक बार अच्छे से इन 200 एमसीक्यू कि तुमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना, याद कर लिया ना, तो भाई तुम एग्जाम में अच्छे स्कोर करके आने से नहीं रुकने वाले हो। वो जितने भी एमसीक्यू आ रहे होंगे ना, 18 12 13 जितने भी है, भाई सारे सही करके आओगे, ये मेरी श्योरिटी है। बस फर्क कितना है कि तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि भाई सारे को लगातार कंटिन्यूअस देखना है, ठीक है, और हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना है, तभी आएंगे सारे नंबर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम को वेस्ट किए। भाई गीता गोविंद किसकी प्रमुख रचना है? हाँ, क्या वो जयदेव की है, क्या कल्हड़ की है, या विशाखा दत्त की है, या महात्मा गांधी जी की है? ओके, तो हमें पता है जो जयदेव है ना, वो जयदेव की प्रमुख रचना है गीता गोविंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस किसकी रचना है? भाई इसको पढ़ने की जरूरत है क्या? है क्या? चलो फिर भी बता देता हूँ। जो तुलसीदास जी है ना, उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित थी? कहाँ स्थापित हुई? क्या वो बंबई में हुई, क्या कलकत्ता में हुई, या मद्रास में, या गोवा में? सबसे यूनिक गोवा में। भाई गोवा में क्या हुआ था? प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी, है ना। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस। ओके, नेक्स्ट, 19वीं सदी में किसे अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी? 19वीं सदी में किसने अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी, ठीक है। क्या वो कैलाश बासिनी देवी है, क्या वो ताराबाई सिंधे है, क्या वो रस सुंदरी देवी है, या सभी है? तीनों के तीनों है। तो हमें पता है 19वीं सदी में जो अमार जीवन नामक आत्मकथा है ना, वो किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? वो लिखी थी रस सुंदरी देवी ने। तो भाई हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अभी हमारे पास कम से कम 25-30 तो हो गए हैं, ठीक है। अभी बहुत और तगड़े क्वेश्चन बच रहे हैं जो कि हम करने वाले हैं, तो चलो करते हैं। भाई अभी तक अगर मजा आ रहा है ना, भाई सच सच में अगर मजा आ रहा है ना, तो सब्सक्राइब तो तुमने कर ही दिया होगा, मुझे कहने की जरूरत तो है ही नहीं, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। उत्तरी भारत में 1860 के दशक में एल्गिन मिल किस शहर में खुली थी? मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि उत्तरी भारत में 1860 के दशक में एल्गिन मिल किस शहर में खुली, कौन सा सिटी में खुली? हमारे पास ऑप्शन है मद्रास में, कोलकाता में, कानपुर में, या अहमदाबाद में, ठीक है। तो हमें पता है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, मद्रास। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे कि भाई कहाँ खुली उत्तरी भारत में, कब खुली 1860 के दशक में, ठीक है। क्या खुला? एल्गिन मिल खुला, ठीक है। कौन सा शहर में? हमारे मद्रास में, ठीक है। ऐसे बन सकते हैं क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई? शायद ये एमसीक्यू सीरीज 1 में भी आया हुआ है ना, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। कोई नहीं, देखते हैं फिर भी इसको।
ऑप्शन है हमारे पास 1852 में, 1855 में, 1857 में, 1872 में। तो हमें पता है बंगाल में देश की पहली जो जूट मिल है वो 1855 में खुलती है। ओके, किसी एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है? अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है जूट, रेशम, ऊन, कपास। तो जो कपास है ना उसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है। ठीक है। अच्छा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी भाई? सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी उसकी? क्या वो जर्मनी में हुई थी, क्या इंग्लैंड में हुई थी, क्या फ्रांस में हुई थी, या इटली में हुई थी? तो हमें पता है जो इंग्लैंड है वो औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला यहीं पे शुरुआत हुआ था। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वो हमारा इंतजार कर रहे हैं भाई। भाई पता नहीं मुझसे क्यों नहीं रहा जा रहा है यार, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहा हूँ मैं। कोई नहीं, करते और करते, मजा आ रहा है ना? मजे लेते रहो। चेचक की टाड़ुओं को शक्तिशाली हथियार के रूप में किस देश ने यूज किया? क्या वो पुर्तगाल है, क्या वो स्पेन है, क्या वो भारत है, या स्पेन फिर से दोबारा गया? कोई नहीं यार, चलो ठीक है। वही यार, पहले वाला ही आंसर हो गया। ठीक है, जैसा फ्रांस दोबारा आया था ना, तो यही। चलो अगली बार से मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। ओके, किस बीमारी को मवेशी प्लेग भी कहा जाता है? अच्छा, मवेशी प्लेग किसे कहते हैं? क्या क्या होता है ये? क्या वो रिंडरपेस्ट की बीमारी है, क्या वो ब्लैक वाटर की बीमारी है, या कोई थैलेला नाम की बीमारी है, या कुछ भी नहीं है इनमें से? तो हमें पता है ये रिंडरपेस्ट की बीमारी है, जो गायों में फैला करती थी, मवेशियों में फैला करती थी। ठीक है, ये एक बीमारी थी। ओके सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कौन सा देश मित्र राष्ट्र मित्र राष्ट्र खेमे में शामिल नहीं था? पूछ रहा है कि भाई जब प्रथम विश्व युद्ध था ना, तो उस समय कौन सा जो देश है, इन चारों में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र खेमे में शामिल नहीं था? वो देश क्या ऑस्ट्रिया हंगरी है? हाँ सर, वही है। ओके, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? आर्थिक मंदी की शुरुआत हमें पता है कब हुई थी। 1929 में हुई थी, और सबसे बड़ी मार अमेरिका को पड़ी थी आर्थिक महामंदी की। ठीक है, इसको याद रखना। ओके, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? हमें पता है कि जो जेनी का आविष्कार है ना, वो जेम्स जेम्स हरग्रीव्स हरग्रीव्स द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पे, चलो चलते हैं। अपने अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, हमें बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, और क्या वो 1909 में हुई, क्या वो 1950 में, या 1999, या 2015 में? हमें पता है भारत में नीति आयोग की जो स्थापना है वो 2015 में हुई थी। चलो ठीक है। भारत में साख के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? हमें पता है, हमने पढ़ा था एमसीक्यू सीरीज 1 में कि भाई जो भारत के साख है वो अनौपचारिक भी है और औपचारिक भी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों हो जाएगा। करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हमसे पूछ रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसका मुख्यालय किधर है? क्या वो न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, वॉशिंगटन में है, या ऑस्ट्रिया में है? ठीक है, हमें पता है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय स्थित है। चलो बहुत बढ़िया। अब पूछ रहा है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? मुख्यालय तो बता दिया न्यूयॉर्क में था। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि स्थापना कब हुई। हमें पता है जिसकी स्थापना है ना वो 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में, हमें याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, भूमि एक डैश संसाधन है। भूमि कौन सा संसाधन है? क्या हमें पता है? बिल्कुल हमें पता है। जो भूमि है ना, चल जा मारकर, भूमि है ना प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन है। कौन से संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? हमसे पूछ रहा है जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसका मुख्य कारण बताओ। क्या वो मुख्य कारण अधिक सिंचाई है, या गहन खेती है, या पशुचारण है, या वनोन्मूलन है? तो हमें पता है पंजाब में अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या होता है भाई, भूमि निम्नीकरण होता है। तो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं हम आगे। जब तक ये अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले कि भाई यहाँ भारी भरकम वजनदार क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? मीन्स कौन से संसाधन को पुनः चक्रीय कर सकते हैं? क्या वो लोहा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, या पशुधन है? ठीक है, हमें पता है लोहे को फिर से पिघला करके फिर से लोहा बना सकते हैं। ठीक है, तो यह संसाधन पुनः चक्रीय संसाधन है। ठीक है, कौन सा संभावित संसाधन है? ओके, हमें पता है जो पवन ऊर्जा है वो संभावित शासन है,
संभावित संसाधन है, ठीक है। ओके, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? हमसे पूछ रहा है जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है ना, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या वो उड़ीसा में स्थित है, महाराष्ट्र में, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में? हमें पता है कि वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। ओके, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? भारत में जो टिहरी बांध परियोजना है किस राज्य में स्थित है? क्या वो गुजरात में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, राजस्थान में है? हमें पता है वो उत्तराखंड में स्थित है। क्या? टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। अच्छा, झरिया प्रसिद्ध है। ये झरिया है, झरिया में आगे क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे झरिया होता क्या है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए, तांबे के लिए, पीतल के लिए या किसी के लिए भी नहीं। तो हमें पता है जो झरिया है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अब वो झरिया होता क्या है, आने वाले क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं, तो यहाँ टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई एक बार फटाफट से बताओ, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वजनदार क्वेश्चन करने में। ओके, चलो साथ में चलते हैं और अगले वजनदार क्वेश्चन की तरफ। औपनिवेशिक व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, कौन सा था? ठीक है, क्या वो भारत था या जापान, चीन या अमेरिका था? औपनिवेशिक शासन काल की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान से समझना। औपनिवेशिक शासन काल में व्यापार का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था ना, वो भारत था। क्यों? क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा लोहे प्रचुर मात्रा में मिलते थे, मसाले का व्यापार सबसे ज्यादा होता था, उत्पादन होता था, ठीक है। सबसे ज्यादा चीजें यहीं भारत में मिलती थी। ओके, इसलिए औपनिवेशिक व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? भारत था, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क रूट किससे संबंधित था भाई? क्या वो मसालों का व्यापार व रेशम से संबंधित था? क्या? क्या वो तेल व्यापार से संबंधित था? क्या वो सोने व चांदी के व्यापार से संबंधित था या सभी व्यापारों से संबंधित था? तो ये जो सिल्क रूट है ना, सिल्क रूट, ये सभी से संबंधित है भाई। इस सिल्क रूट से मसालों का व्यापार व रेशम का व्यापार होता था। ओके, तेल तेल व्यापार भी होता था, सोने व चांदी का भी व्यापार होता था। तो मीन्स सभी का व्यापार होता था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? आखिर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या वो ब्रिटेन से हुई, जर्मनी से हुई, जापान से हुई या फ्रांस से हुई? तो हमें पता है जो ब्रिटेन है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम और नाम से जानते हैं, वो है इंग्लैंड। ओके, तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से हुई है। पहली रेलवे लाइन किस देश में शुरू की गई थी? क्या वो भारत है, यूएसए है, जर्मनी है, इंग्लैंड है? तो इसका भी आंसर हमें इंग्लैंड हो जाएगा, जो कि ब्रिटेन को इंग्लैंड कहते हैं, दोनों का नाम सेम ही है, ठीक है। भारत में रेलवे का निर्माण किसने करवाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मुगल शासक ने करवाया था, ब्रिटिश सरकार ने करवाया था, फ्रांसीसी ने करवाया था या किसी ने भी नहीं करवाया था? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में रेलवे निर्माण का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो चलते और ही ऐसी अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा जापान में छपाई की तकनीक लाई गई? हमसे पूछ रहा है कि भाई वो कौन व्यक्ति है जिसके द्वारा जापान में छपाई की तकनीक लाई गई। तो कोई व्यक्ति नहीं, वो समूह है। कौन सा समूह है भाई? वो है चीन के बौद्ध मिशनरियों द्वारा, ठीक है। क्लियर है, मिशनरी द्वारा। अच्छा, पूछ रहे कि भाई कब लाई गई, तो आप लिख देना 767 से 777 ईस्वी के मध्य। ओके, क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? मीन सीढ़ीदार कृषि। हमें ऑप्शन में देख करके पता चलता है जो उत्तराखंड है हमारा, यहाँ पे सोपानिक कृषि होती है। ओके, लो एस राज्य, लो उत्पादन राज्य कौन सा है? मीन्स ये पूछ रहा है हमसे कि भाई सबसे अधिक लो उत्पादक कौन सा राज्य है? क्या वो कर्नाटक है, क्या है वो उड़ीसा है, क्या झारखंड है, क्या मद्रास है? ये होगा उड़ीसा, जो कि सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन वाला क्षेत्र है। ओके, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? हमने शायद पिछले वाली वीडियो में देखा था कि जो काली मृदा का दूसरा नाम है वो रेगुर है। मीन्स रेगुर को ही हम काली मृदा कहते हैं। ओके सर, पीओपी किससे बनाई जाती है? पीओपी मतलब कंफ्यूज मत होना, पीओपी मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अपना जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने साइंस में पढ़ा होगा, बिल्कुल वही वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बनता है आपके जिप्सम जिप्सम से, ठीक है। ओके, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमें बताना है कि जो भांगड़ा नांगल योजना है, परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? क्या वो सतलज पर है, नर्मदा पर है, सरस्वती पर है, व्यास है? हमें पता है जो सतलज नदी है ना, इस पर यह परियोजना स्थित है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके,
भाई मजा तो आ ही रहा होगा, इसमें कहने की बात तो है नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कपास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है। कपास के लिए, कपास की उत्पादन की गुणवत्ता के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सी है भाई? हमें पता है जलोढ़ है, लाल है, पर्वतीय है, रेगुर है। इनमें से हमें पता है काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। बट सर काली मिट्टी तो कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। हमने अभी अभी जस्ट क्वेश्चन में देखा था कि काली मिट्टी को हम क्या कह सकते हैं, हम रेगुर भी कह सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? क्या वो मरुस्थलीय है, क्या वो पीली है, क्या वो पर्वतीय है, या जलोढ़ मिट्टी है? हमें पता है जो जलोढ़ मिट्टी है ना, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ओके, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में, भारत के किस राज्य में जो वन है सबसे ज्यादा जगह में फैला हुआ है? तो भाई क्या वो मध्य प्रदेश है, क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या वो केरल है, या कर्नाटक है? हमें पता है जो मध्य प्रदेश है ना, जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा विस्तार है, सबसे ज्यादा फैला हुआ है। किस क्या फैला हुआ है भाई? वन फैला हुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश को एक और नाम से जाना जाता है, क्या है? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रख लेना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? क्या वो 200 nm, क्या वो 150 nm है, क्या 250 nm, या 100 nm? ओके, इसको एनएम को नॉटिकल माइल कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 200 नॉटिकल माइल। ओके, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की जो सीमा है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? 200 नॉटिकल माइल। ओके सर, क्लियर है। ओके, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? क्या वो पिट, क्या वो एंथ्रासाइट, क्या वो बिटुमिनस, या लिग्नाइट? तो हमें पता है जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट ये सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। सबसे जो बेस्ट कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र एकमात्र राजभाषा घोषित किया था? हमें पता है श्रीलंका में दो प्रकार की भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती थी, सिंहली और तमिल। ठीक है, तो हमें पता है जो 1956 में संविधान में संशोधन कर दिया गया था, और किसे राजभाषा घोषित कर दिया गया था? सिंहली को। ठीक है, सिंहली को। इस पे तमिलों ने विरोध भी जताया था। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? भर भर के कमेंट कर दो भाई, मजा आ रहा है तो एकदम ऐसा मेला लग जाना चाहिए कमेंट में। ठीक है, चले अगले पे, चलो चलते हैं। अभी तक रुके हो ना भाई? तो ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये टॉप 10 अभी इस ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो यहीं से फंसने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय कौन से घटना के बाद हुआ? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा है, हाँ सर क्वेश्चन में दम तो है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? ठीक है, वो है हमारा मैक्सिनी। ये भी पता है हमको। ठीक है, वजनदार क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ, जिसे हम दांडी यात्रा भी कहते हैं? ठीक है, वो हुआ हमारा 1930 में। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था भाई? सबको पता है, गांधी जी ने दिया था, करो या मरो। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, 4 क्वेश्चन हो गए। आने वाले और क्वेश्चन में वजनदार क्वेश्चन देखने वाले, तड़कते फड़कते। चलो चलते हैं। ये मेरी गारंटी है कि इन क्वेश्चन में से एक न एक क्वेश्चन में आप फंसने वाले हो। अब वो कौन सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके बीच सत्ता की साझेदारी की गई है? मीन्स जब बेल्जियम की सरकार है, ठीक है, बेल्जियम में ना सामुदायिक सरकार में किसके बीच में सत्ता की साझेदारी की गई है? ठीक है, तो हमें पता है कि जो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार है, ठीक है, इसमें है ना विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन हुआ है। ठीक है, सत्ता का बंटवारा हुआ है, सत्ता की साझेदारी हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न सामाजिक, विभिन्न सामाजिक समुदाय, इनके बीच में क्या हुआ है भाई? सत्ता का बंटवारा हुआ है। ठीक है, विभिन्न सामाजिक समुदाय के मध्य, इनके बीच में। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। ओके, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां है? आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, या परिवारवाद, या धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव, या सभी? अब ये पूछ रहा है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां है। चारों ऑप्शन में से हमें देखने को मिलता है कि आंतरिक लोकतंत्र का ना होना भी एक चुनौती है।
परिवारवाद भी एक चुनौती है। ओके, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव होना भी चुनौती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है सभी, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम अपनी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? क्या वो इटली है या स्पेन है, लग्जमबर्ग है या स्विट्जरलैंड है? हमें पता है, हमने पढ़ रखा है जो लग्जमबर्ग है ये बेल्जियम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको मिलती है? क्या संघ को मिलती है, राज्य को मिलती है, संघ व राज्य को मिलती है, या किसी को नहीं मिलती है? हमें पता है जो अवशिष्ट शक्तियां है ना, वो संघ को मिलती है। क्लियर है? हमने इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो शक्तियां है, जैसे राइट, संघ सूची है ना, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनको एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार, भाई ध्यान से सुनना, संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? क्या वो हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, या कोई नहीं है? तो हमें पता है संविधान के अनुसार जो भारत की राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। क्या हिंदी में कर दूं? नहीं करूंगा, बिकॉज हमें हमने क्या पूछा है, राष्ट्रभाषा। आज तक भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं हुई है भाई। भारत की जो राष्ट्रभाषा है, ठीक है, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, कोई भी नहीं। लेकिन लेकिन अगर आपको पूछता है राष्ट्रभाषा की बजाय आपको राजभाषा पूछ ले, राजभाषा, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि सर जो भारत की संविधान के अनुसार है ना, भारत की राजभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा अभी तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप इसमें फंसोगे, नहीं फंसे तो बहुत बढ़िया भाई, तुम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो माइंड से। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ इस तरीके से, कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ठीक है, कौन सा वो उद्योग है? ठीक है, तो वो है सीमेंट उद्योग, जो चूना पत्थर सिलिका जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सफल कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित की गई, कहाँ हुई? ठीक है, ऑप्शन 1854 मुंबई में, या 1857 मद्रास में, या 1816 चेन्नई में, या फिर कहा गया कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं है। तो हमारा पास सही ऑप्शन हो जाएगा 1854 मुंबई में जो है भारत की पहली सफल कपड़ा मिल स्थापित की गई। ओके, श्वेत क्रांति में किस उत्पाद के उत्पादन में सुधार शामिल है? मीन्स जो श्वेत क्रांति हुई थी, किस उत्पादन के सुधार के लिए की गई थी? तो भाई वो थी क्या, जूट, कपास, दूध या मक्का? हमें पता है जो दूध है वो श्वेत क्रांति के श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये यही वो उत्पादन है जिसकी जो क्या कहते हैं सुधार शामिल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्य प्रारूप के अनुसार कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन हमारे पास है 1, 2, 3, 6। हमें पता है हमारे पास तीन कृषि फसल है, जैसे रबी, जायद, है ना, और खरीफ। ओके, सो हमें पता है हमारे पास जो है शस्य प्रारूप के अनुसार कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रबी, खरीफ, जायद। कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से होता है, ये पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है भारत का राज्य। एक मिनट, भारत में वो कौन सा राज्य है, ठीक है, जो कॉफी का उत्पाद मुख्य रूप से करता है? तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, क्लियर है? चले अगले पे, इतना तो समझ में आया। ओके, चलो चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि गन्ना फसल का उदाहरण है। गन्ना कौन सा फसल का उदाहरण है? हमसे पूछा है कि भाई साहब गन्ना का कौन सा फसल का उदाहरण है, बताओ। हमें पता है जो गन्ना है ना वो रोपड़ फसल का उदाहरण है। ठीक है, गन्ना रोपड़ फसल का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? हमसे पूछ रहा है कि भाई भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ना, किस सन को पारित हुआ? हमें पता है 1986 में ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित होता है। ओके, नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या मानवाधिकार दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, 26 जनवरी को, 10 दिसंबर को, या 14 नवंबर को? हमें पता है जो मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है, कौन था? ओके, हमसे पूछ रहा है कि भाई यंग इटली का जो संस्थापक है, क्या वो नेपोलियन भाई साहब है, क्या वो हिटलर है, क्या वो ओटोवन बिस्मार्क है, या फिर वो मैजिनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैजिनी। मीन्स जो यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वो मैजिनी था। ओके, नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन, कुछ याद आ रहा है? शायद इसे हम WTO भी कह सकते हैं। WTO, अच्छा, इसकी फुल फॉर्म हो सकती है वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हो सकता है, राइट, है ना, विश्व व्यापार संगठन। अब आपको बताना है, हमने एमसीक्यू सीरीज 1 में कवर किया था कि भाई डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, सन बताना है आपको, मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, क्या वो जेनेवा में है, क्या वो भारत में है, क्या वो चीन में है, या यूएस में है। हमें पता है जेनेवा में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो ये था आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, और साथ ही साथ हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और साथ ही साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी देखे, राइट। तो आज का हमारा एमसीक्यू सीरीज नंबर 2 कंप्लीट होता है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। सो मिलते हैं अगली वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा एमसीक्यू 1 और 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। हमारा जो टारगेट था एमसीक्यू सीरीज 2 करने का, 200 प्लस एमसीक्यू करने का, हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अब एमसीक्यू का लोड दिमाग से हटा दो, अब लग जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है। तो भाई मुझे पता है सब्सक्राइब लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, तो आप शेयर भी कर दो। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जो सोचा है करके दिखाते हैं। जय हिंद।